हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑन मिस्टर मेडिको बायोलॉजी चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो एम्स में, जिपमर में और एनसीईआरटी बायोलॉजी ऑलमोस्ट तीनों जगह हैं। तो उन एमसीक्यूज को चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ जाता है आपके स्क्रीन के सामने। कंट्रीब्यूशन ऑफ मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन टुवर्ड्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। अगर आपको याद आ रहा है, मीथेन मतलब बेसिकली CH4 के बारे में पूछा गया है, राइट। तो मीथेन में कितना कंट्रीब्यूट करता है मीथेन, अगर आपको याद है 20% मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%। और वहीं पे आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 60% हो जाता है कंट्रीब्यूशन। तो ये सब चीज़ आपको याद रहेगा। और फिर बचा क्या, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हो जाते हैं वो 6% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मीथेन 20 और CFC 14। तो आ गया आंसर नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं गाइज। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या सवाल है क्वेश्चन नंबर 2? टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू। मॉन्ट्रियल हमेशा याद रखिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए ओडीएस। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया ओडीएस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस का एमिशन को कम करने के लिए था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इट वाज साइंड इन द ईयर 1987 और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1989 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंबर ऑफ द हार्ट हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल। ऑप्शन दिया गया यहाँ पे, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आंसर ऑफ चॉइस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज इसको पूरे बॉडी पे ब्लड पंप करना पड़ता है थ्रू आउट। तो मैक्सिमम प्रेशर जनरेट होता है, इसके कारण इसको थिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन एलर्जी इज कॉज्ड बाय। ये जो इन्फ्लेमेशन होता है ना, किसके कारण हो जाता है, ये इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर इज हिस्टामिन। याद रहेगा, बिकॉज इन ऑप्शन में हमको देखना है हिस्टामिन। इसीलिए बहुत सारी जो मार्केट में ड्रग्स मिलती हैं वो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती हैं। जैसे कि अगर आपने सुना है सिट्रिजिन, लेवोसिट्रिजिन, वो सब एंटी हिस्टामिन हो जाती है उनकी प्रॉपर्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। एम फेज, इंटरफेज, लेप्टोटीन या एस फेज। अगर आपको याद आ रहा है मोर देन 95% टाइम तो इंटरफेज में ही रहता है सेल, तो आंसर आ जाएगा इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर क्या क्या सब फेजेस आ जाते हैं, G1, S और G2 फेज। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following occurs due to the monosomy of the sex chromosome? सेक्स क्रोमोसोम की मोनोसोमी। तो याद करिए, एक्स था और ओ का मतलब क्या होता है कि कुछ भी नहीं है यहाँ पे। मतलब जनरली अगर यहाँ पे दो एक्स होते तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स के अंदर एक्सओ आ जाता है एंड दैट रिप्रेजेंट्स मोनोसोमी। और अगर यहीं पे क्वेश्चन आ जाता है ट्राइसोमी ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम करते हैं आंसर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन जेनराइज होमोस्पोरस। होमोस्पोरस किसको बोलते हैं यहाँ पे, साइकस, पाइनस, सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम। तो आप याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस एंड सिलाजिनेला सैल्विनिया जो टेरिडोफाइट है वो क्या हो जाएंगे, ओके होमोस्पोरस, ठीक है, वो नहीं, वो हेट्रोस्पोरस है। तो साइकस, पाइनस, ये दोनों जो जिम्नोस्पर्म है ये दोनों हेट्रोस्पोरस एंड सिलाजिनेला ऑल्सो हेट्रोस्पोरस। ये चीज याद रहेगा, सिलाजिनेला के साथ सैल्विनिया इज ऑल्सो हेट्रोस्पोरस बीइंग ए टेरिडोफाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और आंसर आ जाएगा लाइकोपोडियम। क्लियर हो गया, आइए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन शोज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब साइन कैसा हो जाता है, प्लस प्लस, दोनों का फायदा। अब एक बात बताइए, राउंड वॉर्म्स अगर ह्यूमन इंटेस्टाइन में होगा तो हमारा तो नुकसान हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। ऑर्किड, मैंगो ट्री, अगर आपने पढ़ा एपीफाइट्स वाला कहानी, तो ऑर्किड्स को तो आराम से फायदा है, मैंगो ट्री बोला अपने को क्या फायदा है। बार्नेकल्स में भी सेम कहानी आ जाती है, वेल को फर्क ही नहीं पड़ता, बार्नेकल्स का फायदा हो रहा है क्या। ओके, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ए, फिग और वास्प दोनों को फायदा होता है, पॉलिनेशन वाली कहानी है, तो फिग और वास्प दोनों का फायदा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ह्यूमन इंसुलिन, वो जो जेनेट बायोटेक्नोलॉजी में आपने ह्यूमन इंसुलिन के बारे में पढ़ा है, वो कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ इकोलाई। उसमें लिख लीजिएगा, उसमें कौन आ जाता है, किसके अंदर प्रोडक्शन होता है, तो होस्ट क्या हो जाएगा इसमें, होस्ट इज इकोलाई, ठीक है। और इसमें अगर वेक्टर पूछा जाए, वेक्टर अगर पूछा जाए तो आप इसमें प्लाज्मिड मारिएगा, वेक्टर इज द प्लाज्मिड बट होस्ट इज इकोलाई। नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ 10th लिख देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, पेयर ऑफ हार्मोन कैन इजिली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड बाइंड टू द रिसेप्टर इनसाइड इट। मतलब ऐसे हार्मोन बताइए जिनका रिसेप्टर जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। इंट्रासेलुलर तो कैसे हार्मोन्स हो सकते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाले, स्टेरॉयडल हार्मोन। कैसे हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन। तो यहाँ पे स्टेरॉयडल हार्मोन का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है आपको, यस, कॉर्टिसोन और टेस्टोस्टेरोन। दो, थायरोक्सिन का भी रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होता है, बट इसके साथ इंसुलिन दिया है जिसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होता है।
सेल मेम्ब्रेन पे। तो ऑब्वियसली सेकंड इज नॉट द आंसर, आंसर विल बी नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इको R1। क्या लिखा है? इको R1। ओके, सी ओ स्मॉल में लिख देते हैं, इको R1। अब इसमें पूछा को स्टैंड फॉर। चलिए मैं पूरा ही सिखा दे रहा हूँ इसका नॉमेनक्लेचर। ई फॉर ये जीनस आ जाएगा, कोई भी यहाँ पे जो स्पीड यूज किया गया उसका जीनस हो जाता है। जैसे यहाँ पे ई फॉर इकोलाई के लिए स्क्रेसिया, को फॉर कोलाई COLI कोलाई, इसका स्पीशीज आ गया। आर फॉर हो जाता है स्ट्रेन, कैसा स्ट्रेन है उसका, ठीक है। और आई फॉर क्या, ये आई बेसिकली क्या है, ये वन है ये, ठीक है। इको R1 लिखा है यहाँ पे, जैसे आपने हिंद 2 पढ़ा था, तो इको R1 है ये, तो R1 ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन ऑफ दैट स्ट्रेन, ठीक है। चलिए तो आंसर आ जाएगा को स्टैंड फॉर कोलाई। नाउ नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन पास थ्रू प्लेसेंटा। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है? ओके, अगर आपको याद आ रहा है प्लेसेंटा को क्रॉस एक ही इम्यूनोग्लोबुलिन कर सकता है, दैट इज IgG। क्या कर सकता है? IgG। ओके, IgG इज ए मोनोमर, मतलब IgG का शेप कैसा होता है? वाई शेप होता है। कैसा शेप? वाई शेप। IgG के अंदर कितने हैवी चेन और कितने लाइट चेन हो जाते हैं? H2L2, 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN, जिसकी प्लॉइडी 3N हो जाती है, इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बनता होगा? 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोलते हैं बनाया है, और वो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट के साथ मिला, M2 बेसिकली, राइट। तो टोटल क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 3 सेल आ रहे, कौन कौन से आ रहे थे? बेसिकली सेल तो 2 ही थे, एक के अंदर 2 न्यूक्लियाई था और एक के अंदर एक था, ऑब्वियसली मेल गैमेट 2। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 polar nuclei और 1 male gamete nucleus। तो आंसर विल बी नंबर सी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 से देखते हैं। When the kidney of a person is damaged, he or she invariably suffer from anemia because, तो वो अनीमिया से क्यों सफर करते हैं अगर किडनी डैमेज हो गई तो? ओके, ऑप्शन दिया RBC पास थ्रू द ग्लोमेरुलस, sufficient erythropoietin is not produced, hemoglobin is not synthesized sufficiently, या आयरन एंड विटामिन B12 वर नॉट एबल टू बाइंड टू हेमोग्लोबिन। जब किडनी डैमेज हो गया, किडनी से एक हार्मोन निकल रहा था, दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइटिन। और एरिथ्रोपोइटिन क्या करता था? आरबीसी का फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता था। तो अगर एरिथ्रोपोइटिन ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, तो क्या दिक्कत आ रही है? बिकॉज आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन जाके स्टिमुलेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि किडनी डैमेज हो चुका है। तो आंसर विल बी नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। Gibberellin can promote seed germination because of their influence on rate of cell division, production of hydrolyzing enzyme, सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द हार्ड सीड कोड। अगर आपको याद आ रहा है, जिब्रेलिन क्या करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को प्रोड्यूस करवाता है। जैसे वन एग्जांपल इज अल्फा अमाइलेज, अगर आपने इसका क्लासिकल एग्जांपल पढ़ा है तो ये क्या करते हैं? ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम जर्मिनेटिंग करवाते हैं। जर्मिनेशन क्यों करवा पाते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ जाती है जिसके कारण से, ठीक है, उसी कारण से जर्मिनेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। द बैकबोन ऑफ ओके RNA कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर। बैकबोन ऑफ आरएनए बोला है, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। राइबो आ रहा है तो इसके अंदर शुगर कैसा हो जाएगा? राइबोज शुगर होगा। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज आ जाता है, जिसमें सेकंड नंबर जो कार्बन होता है राइबोज का, वहां से OH ग्रुप हट जाता है। बेसिकली OH का O हट गया तो वहां पे सिर्फ H ही रह जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से देखते हैं। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फैलोपियन ट्यूब, ट्रेकिया और किडनी ट्यूब्यूल। तो आंसर ऑफ चॉइसेस क्या हो जाएगा? ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर स्यूडोस्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम मिलता है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। आइए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है यहाँ पे। मेच्योर आरबीसी लूज देयर एबिलिटी फॉर। मेच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस है क्या? नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया है? नहीं है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए रेप्लिकेशन होगा क्या न्यूक्लियस में? नहीं है, न्यूक्लियस ही नहीं है। राइबोसोम है क्या उनके पास? नहीं है। तो आरएनए का जो सिंथेसिस के लिए राइबोसोम चाहिए रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। तो मैच्योर आरबीसी में सारा जगह किस लिए खाली हो जाता है? जिससे कि यहाँ पे हेमोग्लोबिन भर पाए और यूज कर पाए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आएगा, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इज ट्रांसफर टू एंटीरियर पिट्यूटरी बाई। तो इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये रिलीजिंग हार्मोन है। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन कौन बनाता है? हाइपोथैलेमस बनाता है। कौन? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या था आपको याद है? एंटीरियर पिट्यूटरी इज ग्लैंड इन ट्रू सेंस।
तो ग्लैंड जहाँ पे भी टर्म आता है जनरली हम लोग वहाँ यूज करते हैं एडिनो। एडिनो का मतलब ग्लैंड से रिलेटेड, तो इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम। अब हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी का जब कनेक्शन कर रहे हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, यहाँ पे पोर्टल वेन आता है। क्या आता है? पोर्टल वेन। व्हाट इज पोर्टल वेन? पोर्टल वेन क्या करता है ना, हाइपोथैलेमस के वहां पे एक कैपिलरी बना के रखा है, वो जुड़ के एक वेन बना रहा है, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आके वापस कैपिलरी बना दे रहा है। अब यू कैन आस्क मी, ये दो दो जगह कैपिलरी क्या काम कर सकती है? दोनों जगह कैपिलरी होने का फायदा होता है कि आप जो भी न्यूट्रिएंट है वो एक्सचेंज हो पाते हैं। बिकॉज आपको पता है वेन्स या फिर आर्टरी के वॉल इतने प्रोमिनेंट होते हैं कि वहां से भाई कोई एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं है। बट कैपिलरी के वॉल में गैप्स होते हैं, तो वहां से कोई भी एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हाइपोफाइशियल पोर्टल वेन। वेरी गुड, आया आंसर नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 से देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पीसीआर। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, इसके साइंटिस्ट का नाम है कैरी मुलिस। तो इसके लिए चीट कोड कैसे याद रखना मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हैव ए गुड डे। ठीक है, डी ए ई लिखना है बस, इसमें डी ए वाई के बदले डी ए ई। तो डी नेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। तो ऑब्वियसली आंसर विल बी नंबर बी, डी नेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग और एक्सटेंशन। ओके, आई होप गाइस आपको 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प किए हों। और अगर ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हो तो मिस्टर मेडिको बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमें मोटिवेटेड रखने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने दो चार फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।